गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ल्हासा की ओर पाठ का सार पढ़ रहे हैं। इसके लेखक हैं राहुल संकृत्यायन। 9वीं कक्षा में ये दूसरा पाठ है। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की एक गद्य विधा है जिसमें कोई लेखक अपनी किसी यात्रा का वर्णन करता है। जिसमें लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन बहुत शानदार ढंग से किया है। लेखक ने यह यात्रा सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए लेखक ने यह यात्रा छद्म वेश धारण करके अर्थात भेष बदल कर की थी। वो अपने असली रूप में न जाकर भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा में गए थे। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फटी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वैसे यह मुख्यतः व्यापारिक और सैनिक रास्ता था जिससे होकर व्यापारी व सैनिक आते जाते थे, परंतु इसी रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे। इसलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है। लेखक ने कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह चीनी फौजियों की चौकियों व किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान भी हैं। लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहाँ के किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, इसलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद थे। ऐसे ही एक परित्यक्त किले, चीनी किले छोड़ा हुआ किला है, में लेखक व उसके मित्र चाय पीने के लिए रुके। तब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था और न ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घर में घुसने नहीं दिया जाता था, मगर अपरिचितों के घरों के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं, बहू या सास उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहाँ पर मक्खन व नमक की चाय पी जाती है, तो चाय में वहाँ मक्खन और नमक डाला जाता है मुख्यतः। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे 2 चीटें, प्रवेश पत्र और परमिशन लेटर राहदारी मांगी। ये चिटें उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोंडला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति राहुल के बौद्ध भिक्षु दोस्त की पहचान होने के कारण भिखारी के भेष में होने के बाद भी उन्हें रहने को अच्छी जगह मिली। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौट रहे थे तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, जबकि वे उस वक्त भिखारी नहीं बल्कि भद्र अच्छे यात्री के भेष में थे। लेखक की यात्रा का अगला लक्ष्य डांडा पहाड़ थोंडला पार करना था, जो सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 1600 से 1700 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांवों का नामो निशान नहीं था। डाकुओं से छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी और सरकार भी इस तरफ लापरवाह थी, इसलिए यहाँ अक्सर लूटपाट व हत्याएं हो जाती थी। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, परंतु मन में डर बना था। यहाँ हथियार का कानून भी लागू नहीं था, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लिए घूमते रहते थे। लेकिन थोडला पहाड़ की उस दुर्गम चढ़ाई में जाना बहुत मुश्किल था और उनका अगला पड़ाव लंकोर था, जो वहाँ से करीब 16-17 मील की दूरी पर था। इसलिए दूसरे दिन उन्होंने लेखक व उनके दोस्त सुमति ने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी। वहां स्थानीय देवता का मंदिर भी बना था। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चलने लगा, जिससे उनके साथी आगे निकल गए। वो रास्ता भटक गए और वे बाएं रास्ते की ओर गलत रास्ते 1.5 मील तक आगे चल दिए। बाद में लोगों से पूछकर वापस सही रास्ते लंकोर का रास्ता दाहिने की तरफ में आ गए थे, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी।
जिससे उनके मित्र सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया। वे लंकोर में एक अच्छी जगह ठहरे थे। उसके बाद वो तिंगरी के मैदान में पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे, इसलिए वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों के गंढे भी देना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया। लहासा पहुंचकर उन्होंने उन्हें पैसे देने का वादा किया। इस बात पर सुमति मान गए और आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कूली ना मिलने पर वे अपना सामान पीठ पर लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति यहाँ एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्हें बहाना कर टोकर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए उन्हें मजदूर बेगार में मिल जाते थे। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। लेखक शेखर की खेती के मुख्य नमसे बौद्ध भिक्षु से मिले। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर था, जिससे में बुद्ध वचन की हस्तलिखित 113 पोथियां रखी थी। लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आगे आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमति भी वापस आ गई। चूंकि तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर आगे चल दिए। इस तरह से ये लेखक की तिब्बत यात्रा का सारांश है। इसमें लेखक को बहुत आनंद तो मिला ही, लेकिन अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। लेखक ने दोनों का वर्णन किया है। नेक्स्ट वीडियो में और पीडीएफ में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर होंगे। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.